नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग MPPSC के सेकंड पेपर की चर्चा कर रहे थे, मेंस के, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक नंबर 6 है मानव संसाधन। मानव संसाधन से संबंधित इसमें 3 टॉपिक हैं जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। एक है मानव संसाधन की उपलब्धता, दूसरा है मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, और तीसरा है रोजगार के विभिन्न चलन, ठीक है। इसके पहले मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन की विशेषता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने 2-3 वीडियो में बना के रखे हैं। आप उसको प्लेलिस्ट पर, सेकंड पेपर पार्ट बी की एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आज का ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों टॉपिक एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अलग अलग लिखा है तो आपको थोड़ा सा बर्डन लगता होगा, मैं इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा, तो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते रहें आपको ये तीनों टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक नंबर 6 आप नए सिलेबस में यूनिट 3 में देख लीजिएगा, मिलेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। तो प्रबंधन की जो कुछ खास बात होती है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रोजगार के चलन और नियोजिता के बारे में यहाँ कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, फैक्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ना दिख रहे होंगे तो स्पष्ट, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये अपनी सहायता के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, प्रबंधन के जब मानव संसाधन प्रबंधन की बात आती है तो आप ये मानिए कि प्रबंधन किसका करना है? मानव का, और मानव के अंदर जो क्षमता है उसका, ठीक है ना। मानव के अंदर एक आंतरिक क्षमता है, उसका एक व्यक्तित्व है, उसका एक ज्ञान है, उसका एक कौशल है, ठीक है। आंतरिक क्षमता मतलब जैसे उसकी पर्सनालिटी में निष्ठा, ईमानदारी है ना, ये सारी चीज़ें तमाम। तो प्रबंधन किसका किया जाता है? मानव की क्षमता का। मानव के अंदर एक जो बाह्य क्षमता है वो क्या है? श्रम के रूप में है, तो श्रम का प्रबंधन किया जाता है। श्रम का प्रबंधन करने के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो प्रबंधन में प्रबंधन की एक विधि है जिसमें 6am का इम्पोर्टेंट होता है। इस 6am समझ लीजिए, संसाधनों के प्रबंधन में या मानव संसाधन के प्रबंधन में 6am क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? मैन पावर। बस ऐसे सीखते चले, आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बस भूमिका बनाने दीजिए। मैन पावर मानव खुद है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल वो है जिसका दोहन किया जाना है और वो है जो बनाया जाना है। जैसे मान लेते हैं कि प्राइमरी टू सेकेंडरी चेंज करना है तो प्राइमरी भी मटेरियल है, सेकेंडरी भी मटेरियल है। तीसरी चीज़ क्या है? मटेरियल को चेंज करने वाली मशीन, ठीक है, मशीन। और फिर क्या है? मशीन से कैसे चेंज होगी वो मेथड, ठीक है ना। तो मैन पावर, मटेरियल, मशीन, मेथड, ठीक है। और इसके बाद आपका मनी और मार्केट। प्रबंधन में ये 6 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इनमें से किसी एक चीज़ को निकाल देंगे तो पूरा का पूरा जो संसाधन का दोहन है वो समाप्त हो जाएगा। मैन पावर नहीं है, मेन और वुमेन दोनों आएंगे इसमें, ठीक है ना। मैन पावर नहीं है तो ये सारी चीज़ें रखी रह जाएंगी। मैन पावर किसके लिए चाहिए? मटेरियल का दोहन करने के लिए, मशीन चलाने के लिए, फिर मेथड का संपादन करने के लिए, फिर मनी आएगी। मनी कहाँ से आएगी? मार्केट से आएगी, और मनी तब भी चाहिए जब मशीन खरीदना होगा, मैन पावर लेना होगा। तो इन 6 चीज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। प्रबंधन में इन 6 चीज़ों के अलावा, मानव संसाधन के प्रबंधन में इन 6 चीज़ों के अलावा एक लूथर गुलिक थे। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के एक मेथड को एक्सप्लेन किया है जिसको पोस्ट कार्ब नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पोस्ट कार्ब में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रबंधन के लिए ज़रूरी है क्या? प्लानिंग, अर्थात नियोजन। अभी हम लोग पढ़ेंगे था, ठीक है, नियोजन। इसके अलावा प्रबंधन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफ, फिर डायरेक्शन, फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन कर्मचारी मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है, फिर रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन, फिर बजट। ये पोस्ट कार्ब है प्रबंधन में, मानव संसाधन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका विशेष महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें किसका प्रबंधन करना है? मानव संसाधन का। मानव संसाधन का प्रबंधन हमें 3 चीज़ों के लिए करना। क्यों करना है?
ये देखने के लिए कि मानव संसाधन की उपलब्धता कितनी है, ये देखने सिलेबस में मैं अब आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको बाहर की चीज़ बता रहा था जिससे आप समझें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानव संसाधन की उपलब्धता कितनी है, मतलब उपलब्ध है या नहीं, ठीक है ना। हम इसका अनुमान लगाएंगे, देखेंगे कहाँ उपलब्ध हैं, कैसे उपलब्ध हैं, मतलब कितने में उपलब्ध है, मतलब रेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी उपलब्धता की बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर प्रबंधन क्यों कर रहे हैं, मानव संसाधन की नियोजिता के लिए कि जो उपलब्ध हैं उनको कहीं सेट किया जा सके। जैसे मान लेते हैं कि एक युवा पढ़ लिख करके तकनीकी शिक्षा लेकर के उपलब्ध है, तो उसको कहीं नौकरी दी जा सके, ये इसको क्या कहेंगे, नियोजिता। फिर हम जब ये नियोजित इसको कर लेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि उस नियोजित किए गए व्यक्ति की उत्पादकता कितनी है, ठीक है। एक व्यक्ति ए है, पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद वो तैयार हो गया, कौशल मतलब स्किल्ड हो गया, तो वो उपलब्ध है। फिर उपलब्ध है तो उसको क्या मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, तो क्या होगा, नियोजिता। फिर नियोजिता के बाद जब उसको जॉब मिल गई तो देखना पड़ेगा कि उसकी उत्पादकता कितनी है, तो उत्पादकता के लिए और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ नियोजित कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ नियोजित कर सकते हैं या जहाँ जहाँ मानव संसाधन नियोजित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, तीसरा टॉपिक, रोजगार के विभिन्न चलन। तो ये 3 टॉपिक हैं जिनको एक साथ हम लोग पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा देंगे, इतना कि आपका चाहे 3 नंबर का प्रश्न पूछे, चाहे 6 का पूछे, चाहे आपको 15 नंबर का प्रश्न पूछे, आप मतलब बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक, मानव संसाधन की उपलब्धता का क्या आशय है, ठीक है। मानव संसाधन की उपलब्धता के क्या मतलब हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, ये यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या या कहीं भी मान लेते हैं, मानव संसाधन की उपलब्धता 2 रूपों में है। यहाँ से एक समस्या भी निकल कर आएगी और एक चीज़ भी आप समझेंगे, 2 रूपों में है। क्या, एक तो हमारे यहाँ युवा हैं, ठीक है, बच्चों को छोड़ दे रहे। दूसरा क्या है हमारे यहाँ, दूसरे हमारे यहाँ कुछ अधयुवा बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। इसी में भी 2 कैटेगरी है, जो कार्यशील है। अच्छा, पूरी उपलब्ध मानव संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं, कार्यशील या भविष्य में जो कार्यशील होगी वो, या तो जो कार्यशील कभी रहे हैं वो, ठीक है ना। तो बुजुर्ग कभी कार्यशील रहे और कुछ अभी कार्यशील है भी। तो 14 से लेकर के आपका 59 वर्ष तक की बीच की आबादी जो है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। इसमें से युवाओं की कुछ समस्याएं हैं और युवाओं के पास कुछ है, बुजुर्गों के पास कुछ समस्याएं हैं और बुजुर्गों के पास कुछ है, ठीक है। अब बताते हैं क्या, वैसे मान लीजिए युवाओं के पास है क्या, युवाओं के पास प्रेरणा है, युवाओं के पास क्या है, युवाओं के पास पावर है, शक्ति है, ठीक है ना। युवाओं के पास मोटिवेशन है, कार्य क्षमता है, अधिक कार्य क्षमता है और नए जमाने के अनुसार क्या कहते हैं आपका स्किल है और नए ज़माने के अनुसार सोच है, ठीक है। वहीं जो अधिक युवा हैं या जो बुजुर्ग होने की कगार पर हैं, उनके पास क्या है, उनके पास अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उनके पास धैर्य है। युवाओं के पास धैर्य नहीं है, ठीक है ना। उनके पास क्या है, उनके पास युवाओं के पास जोखिम लेने की शक्ति ज़्यादा है और उनके पास जोखिम लेने की शक्ति कम है, ठीक है। तो हमारे लिए युवा और बुजुर्ग, अर्थात जो अधिक युवा हैं जो भी काम कर सकते हैं, वो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और समस्या क्या है, युवा किसी की सुनते नहीं हैं, ठीक है ना, वो अपने मनमानी करेंगे, ठीक है ना, स्वैच्छिक हैं, ज़्यादा वो मैनिपुलेटेड हैं, मतलब चालबाज हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। और इनकी क्या समस्या है, इनकी समस्या ये है कि युवाओं को नहीं समझेंगे और युवाओं को तहजीब नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं इसमें मानव संसाधन की उपलब्धता में, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। खैर, अब हम लोग जब भारत या मध्य प्रदेश के संदर्भ में मानव संसाधन की उपलब्धता देखेंगे तो उपलब्धता के क्षेत्र देख लेंगे। क्या, शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध, चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, खेल या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में उपलब्धता देख लेंगे, ठीक है ना। इनमें से तमाम की चर्चा हमने लगभग की है पिछले वीडियोज में। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने छात्र पढ़ते हैं और कितने छात्र बाहर निकलते हैं। चिकित्सा शिक्षा से कितने आते हैं, व्यावसायिक शिक्षा से कितने आते हैं, तकनीकी शिक्षा से कितने आते हैं। यही तो उपलब्धता है कि कितने प्रतिशत किस क्षेत्र में उपलब्ध हैं, ठीक है। चलिए, कुछ कॉमन चीज़ें हम लोग बात करते हैं, इनकी स्पेशल है, उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो। देखिए, भारत में कार्यशील आबादी बहुत ज़्यादा है। कार्यशील आबादी तो क्या है, मानव संसाधन है। हमारे यहाँ जो
पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जननांकिकी लाभांश हमारा है। तो जननांकिकी लाभांश के दृष्टिकोण से हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और भारत में प्रतिवर्ष नई कार्यशील आबादी जुड़ती जा रही है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है उनको स्किल्ड करने की। तो वो भी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है, कि आबादी को कैसे शिक्षित करना है। तो एशिया के कार्यबल का 50% लगभग भारत के पास है। पूरे एशिया की जितना कार्यबल है, फोर्स है, मैन है, तो वो सब क्या है? भारत के पास 50% है, ठीक है। और 65% आबादी यहाँ 35% के नीचे है। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और महिलाओं के संदर्भ में हम लोग देखें तो महिला कार्यबल लगभग 27% है। अच्छा देखिए, यहाँ 27% संलग्न है, इसका मतलब यहाँ भी संभावनाएं हैं, ठीक है। अभी यहाँ महिलाओं पर यदि हम लोग इन्वेस्ट करें तो महिलाओं को हम लोग कार्यबल में अपने शामिल कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्क फोर्स में। और इसी प्रकार से जो 35 वर्ष से कम युवा है, 65 वर्ष, उनको यदि सही डायरेक्शन दे दें तो हम इसमें वर्क फोर्स में इनको शामिल कर पाएंगे, कार्यबल में शामिल कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? हमें अधिक मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। यहाँ से आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? यहाँ से प्रश्न ये हो सकता है कि मानव संसाधन की उपलब्धता के बारे में बताइए, या मानव संसाधन की उपलब्धता में समस्या क्या क्या आती है। तो मानव संसाधन की उपलब्धता में समस्या आप देखेंगे तो शिक्षा की समस्या, चिकित्सा शिक्षा की समस्या, तकनीकी शिक्षा की समस्या, व्यावसायिक शिक्षा की समस्या, खेल शारीरिक शिक्षा की समस्या, इन सारे क्षेत्रों की समस्या देख लीजिए। शिक्षण प्रशिक्षण की समस्या देख लीजिए, तो समस्या किसकी हो जाएगी? वो समस्या हो जाएगी मानव संसाधन की उपलब्धता की समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। अभी पिछले वीडियो में जैसे हमने कहा कि वंचित वर्गों की समस्या भी देख लीजिए। तो वंचित वर्गों की समस्या देखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इन सारी समस्याओं के कारण हमें सही मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तरफ कितने उपलब्ध है, ये यहाँ पे डेटा हो गया। एक डेटा और देख लीजिए कि 12 करोड़ प्रतिवर्ष नए शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और 2040 तक भारत का कार्यबल 69% हो जाएगा, अर्थात 69% आबादी ऐसी होगी जो कार्य कर सकती है, कमा सकती है, ठीक है ना, उत्पादकता में योगदान दे सकती है, ठीक है। जबकि 2013 से लेकर के अब तक लगभग 64-65% के आसपास है। तो यही चीज कहलाती है क्या? आपका मानव संसाधन की उपलब्धता, ठीक है ना। अगला इसमें ये हम लोग देख लेते हैं कि मानव संसाधन उपलब्धता की कुछ समस्याएं हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो मानव संसाधन है उसका अधिकांश मानव संसाधन 40% मानव संसाधन अभी श्रमिक के रूप में काम कर रहा है, मजदूर के रूप में काम कर रहा है, जो कि कुल कार्यशील आबादी का लगभग 13% है। अर्थात यदि हम लोग देखें तो 40% हमारे पास मजदूर हैं, जो कि टोटल कार्यशील आबादी का 13% होता है, ठीक है। इसमें से भी 7% ही संगठित क्षेत्र में हैं, बाकी 93% असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संगठित दो लाइन में समझ लीजिए। जो कंपनीज में काम कर रहे हैं मजदूर, जिनको कंपनी अधिनियम के तहत वेतन मिलती है, ठीक है, वो सब संगठित क्षेत्र हैं। असंगठित क्षेत्र वो है जो कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, किसी के खेत में काम कर रहे हैं, या किसी के रोड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बीमा नहीं, पंजीयन नहीं, इस प्रकार से वो असंगठित है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना। और 55% हमारी कार्यबल जो है, वर्क फोर्स जो है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब दुकान खोली है, गोमती खोली है, कंपनी खोली है, या इस प्रकार के रोजगार में लगी हुई है, ठीक है। यही उपलब्धता है और क्या, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। तो ये टॉपिक हमारा ये मानव संसाधन की उपलब्धता का पूरा होता है। मैं फटाफट यहाँ पे ये आपको बता दे रहा हूँ कि उपलब्धता से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। फिर ये मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, उपलब्धता से जो क्वेश्चन हो सकता है ये है कि भारत में या मध्य प्रदेश में मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने वाले, या यहीं पे प्रभावित करने वाले भी लिख सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। या टिप्पणी में आपसे यही पूछ सकता है कि मानव संसाधन की उपलब्धता से आप क्या समझते हैं, या ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश या भारत में मानव संसाधन की उपलब्धता
पर टिप्पणी कीजिए। तो जिसमें आप क्या करेंगे, फैक्ट बताएंगे कि हाँ इतने उपलब्ध हैं, इतने हैं, और फिर बताएंगे उपलब्ध होने में ये समस्याएं आती हैं, ये कारक बाधक कारक होते हैं, ठीक है, और इसका निदान इस प्रकार से किया जा सकता है। या इसी प्रकार से एक प्रश्न हो सकता है कि मानव संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाए जाने के उपाय बताइए, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके उपाय वहीं पिछले वीडियोज़ में छुपे हुए हैं। आप गरीबी दूर कर दीजिए, बेरोजगारी तो क्या ठीक है, गरीबी दूर कर दीजिए, अशिक्षा दूर कर दीजिए, तकनीकी शिक्षा दे दीजिए, व्यावसायिक शिक्षा दे दीजिए, प्रशिक्षण दे दीजिए और उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, तो निश्चित रूप से अधिक मानव कहाँ चले आएंगे। अभी नियोजन में एक लेवल में आपको बताऊंगा, उससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नियोजन और नियोजकता और उत्पादकता को पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका। मानव संसाधन की नियोजिता का क्या मतलब है, HRD की परिभाषा के अनुसार मैं बताए दे रहा हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो परिभाषा देता है नियोजिता की, वो आप यहाँ देख लीजिए। तो ये क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, नियोजिता वह प्रक्रिया है जिसमें अनुमान लगाते हैं कि कब, कहाँ, कितने लोगों की आवश्यकता है। तो क्या अनुमान लगाया जाता है, आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, ठीक, आवश्यकता का अनुमान। किसकी आवश्यकता का, मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ, कब, कितने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसका अनुमान लगाया जाता है। फिर किसका अनुमान लगाया जाता है, इसका कि वो कहाँ से प्राप्त होंगे और कैसे प्राप्त होंगे। तो जितने की आवश्यकता है वो प्राप्त कहाँ से होंगे, है ना, और कैसे प्राप्त होंगे, कितने दाम में प्राप्त होंगे, सस्ते होंगे कि महंगे होंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना ही नियोजिता कहलाती है। तो एक तरीके से नियोजन का मतलब ये है कि कोई श्रम बल है या कोई कार्यशील आबादी है, उस आबादी को कार्य में संलग्न कर दिया जाए। उस आबादी को कहाँ संलग्न कर दिया जाए, कार्य में संलग्न कर दिया जाए, अर्थात उसको कार्य दे दिया जाए। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे मानव संसाधन की नियोजिता। चलिए एक बात और समझते हैं इसमें, कैसे ऐसे आपने शिक्षा दिया, व्यक्ति शिक्षित हो गया। आपने कौशल दिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से व्यक्ति स्किल हो गया, ठीक ना। आपने तकनीकी शिक्षा दिया, व्यक्ति स्किल हो गया। आपने क्या किया, MSME के माध्यम से प्रशिक्षण दिया, स्किल्ड हो गया। ये व्यक्ति सब स्किल होके यहाँ हैं, लेकिन ये खाली है, फ्री है, तो ये क्या है, ये अनियोजित हैं। आप क्या करें, इस शिक्षित को इनकी योग्यता कौशल के हिसाब से क्या करिए, आप रोजगार दे दीजिए। रोजगार के विभिन्न चलन में देखें, है ना, रोजगार दे दीजिए, इनको क्या करिए, नियोजित कर दीजिए, ठीक है ना। कहीं कहीं इनको कार्य के साथ संलग्न कर दीजिए, कार दे दीजिए और उसके बदले इनको कुछ पैसा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, मतलब आय दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये इनकी नियोजिता कहलाएगी, ठीक है। तो नियोजिता का मतलब होता है स्किल दे करके उनको रोजगार दे देना। लेकिन HRD इसकी परिभाषा जो दे रहा है उसमें भी ये बात शामिल है, वह प्रक्रिया जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कब, कहाँ, कितने लोगों की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि आवश्यकता एक कंपनी में है, 50 लोगों को शिक्षक की जरूरत, मतलब 50 शिक्षकों की ज़रूरत है, मान लीजिए कहीं, ठीक है। तो 50 शिक्षकों की अनुमान लगाया जा रहा है, अर्थात जो शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं वही 50 लोग यहाँ पे फिट हो सकते हैं, 50 लोगों के यहाँ पे कार्य दिया जा सकता है, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत ये है कि ये मिलेंगे कहाँ, तो फिर ढूंढने के लिए कहाँ निकलेंगे, शिक्षित लोगों के पास। जैसे मान लेते हैं व्यापम एग्जाम लेता है, तो व्यापम क्या करता है, व्यापम को शिक्षकों की आवश्यकता है, ठीक है। तो व्यापम को शिक्षकों की आवश्यकता है, तो ये कहाँ मिलेंगे, ये B.Ed कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी ही होंगे, जो BA करके या MA करके निकले होंगे वो विद्यार्थी होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी कंपनी को टेक्नीशियन की आवश्यकता है, तो वो कहाँ जाएगा, टेक्निकल कॉलेजेस में जाएगा। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि कब, कहाँ, कितने लोगों की आवश्यकता है और कितने लोग कहाँ से कैसे प्राप्त होंगे, ठीक है। ये नियोजिता का अर्थ है। मुझे लगता है कि इतने में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। देखिए नियोजन क्या है ये आप समझ गए। नियोजिता की विशेषता होती है कि इसमें दो चीज़ों का नियोजिता की विशेषता लिख रहा हूँ, इसमें दो चीज़ों का महत्व होता है। एक चीज़ क्या, एक चीज़ आपका
कि मात्रा का ध्यान में रखा जाएगा और गुणात्मकता दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। इसकी दो विशेषता होती है। जैसे कितने लोग चाहिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन कैसे लोग चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस पे फ़र्क डालती हैं? प्रोडक्टिविटी पर, उत्पादकता पर असर डालती हैं। तो उत्पादकता प्रभावित ना हो इसके लिए हमें उतने लोग चाहिए। 5 श्रमिक की ज़रूरत है तो 4 में काम नहीं चलेगा, तो 5 लोग चाहिए। और हमें स्किल्ड श्रमिक की ज़रूरत है तो अनस्किल्ड पे काम नहीं चलेगा, तो गुण हो गया उनका। तो ये इसकी विशेषता होती है कि नियोजिता में मात्रा, गुणात्मकता, कौशल, क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या इनकी विशेषता। आते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य इसी परिभाषा में ही छुपा है कि नियोजन क्यों जरूरी है। नियोजन जरूरी है किसके लिए? नियोजन जरूरी है मानव संसाधन के कुशलतम उपयोग के लिए। नियोजन जरूरी है किस लिए? संसाधन के नियोजन की आवश्यकता पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। संसाधनों की दोहन के लिए। नियोजन जरूरी है किसके लिए? विकास के लिए। नियोजन जरूरी है किसके लिए? मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। व्यवसाय वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के संवर्धन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो नियोजन कुशलतम मानव दोहन, कुशलतम मानव संसाधनों का उपयोग, विकास, मानव की ज़रूरतें पूरा करने, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के लिए नियोजन किया जाता है। अच्छा, नियोजन से क्या तय करते हैं? नियोजन से यह भी तय करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां आने वाली हैं, किस क्षेत्र में कितने लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, किस क्षेत्र में कहाँ कौन कौन सी समस्या आती है, किस प्रकार के कौशल की ज़रूरत है, ये सब हमें किससे पता चलता है? ये सब नियोजन से पता चलता है। तो नियोजन के ये उद्देश्य हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक बात चर्चा कर लें, नियोजन की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है नियोजन की? देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा या प्रशिक्षण देने के बाद से। आपने दे दिया तो क्या होता है? सबसे पहले देखिए, इसकी 4 प्रक्रिया है। इसमें फर्नबर्न ने बताया है, उनका नाम जाने दीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पहली प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन। सबसे पहले क्या होगा? किसी कर्मचारी का चयन होगा। चयन के बाद क्या होगा? सिलेक्शन कर लिए, फिर उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस मतलब उसका उत्पादकता देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? यदि उत्पादकता अच्छा है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, सम्मान प्रोत्साहन किया जाएगा। फिर इसके बाद उसका विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट, मतलब उसको प्रमोशन प्राप्त होगा, ऊंचे बढ़ेगा, ऊपरी पद पर जाएगा, ठीक है ना। अगली इस लेवल को संभालेगा। लेवल की चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। तो ये नियोजन की प्रक्रिया है। नियोजन की प्रक्रिया में इन चीज़ों का महत्व होता है, ठीक है ना। स्तर देखते हैं। नियोजन के स्तर में एक नियोजन के स्तर का सिद्धांत है, अंगूरी लता सिद्धांत। उसी सिद्धांत को मैं यहाँ पिरामिड के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ, आप व्यक्त कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले कौन होते हैं? किसी भी कंपनी या फर्म में सबसे नीचे वर्कर होते हैं, जिनकी संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। फिर क्या होंगे? इसके ऊपर इनको मैनेज करने वाले सुपरवाइज़र होंगे, ठीक है। सुपरवाइज़र के ऊपर क्या होंगे? कुछ सेक्टर मैनेजर होंगे जो सेक्टर मैनेजर का काम करेंगे, ठीक है ना। सेक्टर मैनेजर होंगे। इनके ऊपर क्या होंगे? कुछ डिप्टी मैनेजर होंगे। फिर हेड मैनेजर होगा, और यहाँ पे कौन होगा? चेयरमैन होगा, CEO टाइप के, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक CEO होगा किसी फर्म में, तो या वर्कर होगा। अब जो नियोजिता है वो उद्देश्य में जो हम लोग बात कर रहे थे और उपलब्धता में जो बात कर रहे थे वो भी हमें देखना है। हमारी आबादी से ज़्यादातर लोग अभी क्या हैं? वर्कर या सुपरवाइज़र में हैं। इनको शिक्षण प्रशिक्षण देके कहाँ तक पहुँचाना है? कहाँ? चेयरमैन तक पहुँचाना है, हेड मैनेजर तक पहुँचाना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार इनपुट डालेगी, सरकार नीतियाँ बनाएगी, ठीक है। तो देखिए, वर्कर का ट्रांसफॉर्म किस में हो? विकास,
सुपरवाइजर में, और ये कहाँ पहुँचे, सेक्टर मैनेजर में, ये कहाँ पहुँचे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पे, हेड मैनेजर पे पहुँचे, और ये कहाँ पहुँचे, चेयरमैन तक पहुँचे। तो एक विकास की इसमें प्रक्रिया भी होती है, संभावना भी होती है। उस संभावना में मतलब वो संभावना नियोजिता में शामिल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग ये प्रक्रिया भी समझ गए होंगे। अंगूरी लता का इसमें क्या है कि एक चेयरमैन होता है, फिर इसके नीचे कई हेड मैनेजर होते हैं। तो देखिए ग्राफ ऐसे बन जाता है, फिर इनके नीचे कई मैनेजर होते हैं, ठीक है, फिर इनके नीचे कई श्रमिक होते हैं और नीचे सबसे ज़्यादा संख्या श्रमिकों की होती है। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बन जाता है जिसको प्रबंधन का अंगूरी लता सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसके महत्व और समस्या की बात कर ले हम लोग, तो इसका महत्व किसी भी देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए होता है, कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं को समझने के लिए होता है। नियोजन का महत्व कहाँ से होता है, कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकता समझने के लिए, कंपनियों के भविष्य की आवश्यकता समझने के लिए, ठीक है, और हमारा जो मानव संसाधन है उसको सही दिशा देने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है तो विकासशील देशों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है कि वो नियोजन करें और अपने मानव संसाधन को सही दिशा दें। तो इन सारी चीज़ों में इसका विशेष महत्व होता है, ठीक है। नियोजन से लेकर के जो समस्या है, तो एक समस्या तो यही है जो मैंने पहले ही चर्चा की है, युवा और बुजुर्ग या अधिक युवा के बीच कोऑर्डिनेशन की समस्या होती है। दूसरी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें कई बार सही व्यक्ति को सही पद नहीं मिल पाता, अर्थात सही व्यक्ति का पहचान नहीं हो पाती है, सही व्यक्ति का चयन नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि कार्य दशा किसी एक इकोनॉमी में, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में कार्य कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती है, तो फिर नियोजन प्रभावित होता है, उत्पादकता प्रभावित होती है। कई बार कंपनियां टारगेट देती हैं तो टारगेट से उत्पादकता प्रभावित होता है और नियोजन के भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और समस्या इसमें है, कंपनियों में भी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। कंपनियों में भी अभी क्या है, वंशावली चला आ रहा है, तो कई लोगों को इसमें क्या है, अवसर ऊपर तक नहीं मिल पाता। जैसे चेयरमैन तक पहुंचने का अवसर वहाँ उन्हीं को मिल पाता है जो जिनकी कंपनी है, मतलब उनके वंशजों को ही मिल पाता है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं नियोजन में हैं, इसको भी आप लोग हल्के फुल्के अंदाज में देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो ये है उत्पादकता। उत्पादकता को हम लोग समझ लेते हैं, ये सब हो गया, ठीक है। उत्पादकता की यदि हम लोग बात करें तो उत्पादकता का क्या मतलब है, व्यक्तियों को जहां संलग्न किया गया है, जोड़ा गया है, जो कार्य दिया गया है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्या जिस कार्य के लिए लगाया गया है वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं, अर्थात वो क्या कार्य पूरा कर पा रहे हैं, कार्य पूरा करके आय सृजन कर पा रहे हैं, आय बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, वो इनपुट के आधार पर आउटपुट दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, वो क्या मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, क्या वो कम टाइम में अधिक प्रोडक्टिविटी देने में सक्षम है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को ही उत्पादकता कहा जाता है। तो जिन लोगों को नियोजित किया गया है उनका आउटपुट कितना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये आपका उत्पादकता कहलाएगा, ठीक है ना। उत्पादकता बढ़ाएं कैसे, यही आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कंपनियों में या मानव संसाधन की उत्पादकता को कैसे बढ़ाना चाहिए या कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसके दो सोर्स हैं। एक सोर्स डायरेक्ट सोर्स है जिसमें पैसा दिया जाता है, मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, सीधे मनी ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे मान लेते हैं इंसेंटिव, तो इंसेंटिव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पैसा दे करके उत्पादकता बढ़ाने का जोर किया जाता है। दूसरा क्या है, बोनस दे करके कहते हैं कि आप इतना करिए, हम इतना बोनस देंगे। तीसरा क्या है, सैलरी इंक्रीमेंट, तो सैलरी बढ़ा करके उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक तरीका है जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है और उसमें मॉनेटरी नहीं लगता, मतलब पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जैसे मोटिवेशनल लेक्चर, तो मोटिवेशन करके उत्पादकता बढ़ा देते हैं। जैसे सम्मान, रिवार्ड दे करके उत्पादकता बढ़ा देते हैं, पैसा नहीं लगना है। जिसमें प्रमोशन दे करके उत्पादकता बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उत्पादकता बढ़ाने के कारक के रूप में आएंगे। उत्पादकता
का क्या महत्व है? उत्पादकता से ये हमें पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने मानव संसाधन की गणना कर सकती है, कैलकुलेशन कर सकती है कि वो कहाँ तक जा रही है, किस दिशा में जा रही है। ठीक है, यही सब उत्पादकता का मतलब है। तो नियोजिता का संबंध उत्पादकता से कैसा है? देखिए, नियोजित किए गए व्यक्तियों की उत्पादकता यदि अधिक है तो लाभ अधिक होगा, नियोजित किए गए व्यक्तियों की उत्पादकता कम है तो कंपनी घाटे में जाएगी, लाभ नहीं होगा। तो आय बढ़ाने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी पे काम करना होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हर कर्मचारी को टारगेट दिया जाए, हर कर्मचारी को एक टाइम दिया जाए, उस टाइम पे उस टारगेट को पूरा करे तो उत्पादकता बढ़ जाती है। इसकी ज़रूरत सरकारी विभाग में भी है, इसको भी समझेंगे। ठीक है ना, केवल प्राइवेट डिपार्टमेंट में नहीं, सरकारी विभाग में भी है। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, रोजगार के विभिन्न चलन। रोजगार के विभिन्न चलन की हम लोग बात करें तो देखिए, रोजगार के 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे रोजगार मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है ना, प्राइमरी क्षेत्र मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। दूसरा सेकेंडरी आप लोग जानते हैं कि विनिर्माण इकाइयों का क्षेत्र है। तीसरा सेवा का क्षेत्र है। तीसरे में भी नॉलेज, डिसीजन मेकिंग जैसे कई सेवाएं और आगे तक, चौथे और 5वें लेवल तक है ना। तो ये क्या है? ये रोजगार के विभिन्न क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो रोजगार मिलते हैं वो उनके जो टॉपिक हैं वो किससे संबंधित हैं? या तो वो शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है ना, या तो वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो रिटेल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या वो बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से भी हो सकते हैं, मनोरंजन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है। ये वो क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, किसी का एक का होगा। ठीक है ना, 2 तरीके से हो सकता है इसमें। जैसे मान लेते हैं, एक परंपरागत है, गैर परंपरागत है, शिक्षा परंपरागत है, हेल्थ केयर अपरंपरागत है, या नया है, टेक्नीशियन नया है। ठीक है, इसमें विशेष संभावनाएं हैं। शिक्षा का क्षेत्र हमेशा के लिए खुला है, इसको सदाबहार क्षेत्र कहा जाता है। रोजगार का ये सदाबहार क्षेत्र है, हमेशा रहेगा, है ना। फूड एंड हेल्थ जो है ये भी हमेशा रहेगा और बहुत सारी संभावनाएं हैं, नई नई संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। जैसे टेलीमेडिसिन की संभावना निकल कर आ रही है, ऑनलाइन की संभावना इसमें, मतलब ऑनलाइन मेडिसिन को टेलीमेडिसिन कहते हैं, तो उसकी संभावना निकल कर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार तकनीशियन की बहुत सारी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं और बहुत सारे IIT पॉलिटिशियंस की मांग है, डिमांड है, यहाँ फिट किया जा सकता है। बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये रोजगार के विभिन्न चलन में आप व्यक्त करेंगे। रोजगार के विभिन्न चलन में एक आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना है। वो आंकड़ा ये है कि एक तरफ हमारा GDP है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, शायद वो आपको एक तरफ आपका GDP है, GDP, और दूसरी तरफ रोजगार। मतलब ये समझिएगा, 1951 की दशा में व्यक्त करूँगा, आज़ादी के ठीक बाद, और 2018-19 की बात करूँगा अभी की। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें तो हमारे जो GDP का प्राइमरी सेक्टर में जो योगदान है वो लगभग 50% है, सेकेंडरी क्षेत्र में जो है तो 15% है, और टर्सरी क्षेत्र में जो योगदान है वो कितना है? 30% के आसपास। चलिए ठीक है, रोजगार कितना दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर रोजगार कितना दे रहा है? 80% रोजगार दे रहा है। 1951 की बात है, ठीक है ना, 80% रोजगार दे रहा है। सेकेंडरी कितना रोजगार दे रहा था? 15% रोजगार दे रहा था, ठीक है ना। और टर्सरी कितना रोजगार दे रहा था? 5% रोजगार दे रहा था। इसका मतलब प्राइमरी क्षेत्र से 80, सेकेंडरी क्षेत्र से 15 और तृतीय क्षेत्र से 5% रोजगार मिल रहे थे। और इनका GDP में 80% लोग जहां लगे हैं वहां GDP का योगदान 55%, 15% जो लोग लगे वहाँ 15 ही है, और जहाँ 5% लोग लगे हैं वो वहाँ 30% GDP का योगदान है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र सबसे बढ़िया काम कर रहा था, ठीक है ना। आज क्या कंडीशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में देख लेते हैं। आज प्राइमरी सेक्टर में लगभग कितने % लोग लगे हैं? GDP का योगदान जो है GDP में वो 15% है। सेकेंडरी का कितना योगदान है? 27% के आसपास है। और टर्सरी का, तृतीया का लगभग GDP में 58% योगदान है। और इसी प्रकार से श्रमिकों की लगी हुई संख्या या कार्यबल को देखें तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोग कितने हैं? 48% हैं। सेकेंडरी में कितने लगे हुए हैं? 26% लगे हैं। और तृतीय क्षेत्र में भी 26% लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आज जो 48% लोग जहाँ लगे हैं उसमें GDP का योगदान कितना है? 15%। मतलब कृषि तब भी बहुत फायदे की चीज़ नहीं थी, अभी भी बहुत फायदे की चीज़ नहीं है। 26% जहाँ लोग लगे हैं उसका योगदान 27% है। और जहाँ 26%
35%, तृतीय क्षेत्र में लगे हैं वहाँ 58% है। इसका रोजगार के चलन से मतलब ये डाटा देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि रोजगार की विभिन्न जो अपार संभावनाएं अभी हैं वो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है ना, ये आपका 3 टॉपिक था जिसको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसको यदि कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।